गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की जो क्लास थी उसके अंदर अपन ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट किया था। ठीक है, आज अपन oogenesis करने वाले हैं। oogenesis का मतलब हो गया अंड के निर्माण की प्रक्रिया, यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज कॉल्ड oogenesis। और oogenesis की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? oogenesis की प्रक्रिया संपन्न होती है अंडाशय में। कहाँ पे संपन्न होगी? अंडाशय में। और अंडाशय के कौन से भाग में संपन्न होगी? अंडाशय के कौन से भाग में संपन्न होगी? मैंने आपको बताया था कि अंडाशय में दो भाग होते हैं, एक भाग होता है कॉर्टेक्स और एक भाग होता है मेड्यूला। ठीक है, बाहर वाला भाग कॉर्टेक्स, अंदर वाला भाग मेड्यूला। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि कॉर्टेक्स के अंदर क्या क्या डेवलप होते हैं। कॉर्टेक्स के अंदर डेवलप होते हैं एग, ठीक है, यानी अंडा डेवलप होता है, फॉलिकुलर सेल्स डेवलप होती है यानी पुटिकाएं डेवलप होती है, साथ में वो हॉर्मोन्स भी रिलीज करते हैं। ठीक है, और मेडुला वाले भाग की अगर अपन बात करें तो मेडुला वाले भाग में क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है, लिम्फेटिक वेसल्स होती है। ठीक है, ताकि कॉर्टेक्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो सके, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो सके। क्लियर? तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक। बहुत अच्छा टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझना है इसको, और आपके जो भी कलर पेंसिल्स वगैरह हैं या फिर पेन है उनको लेके बैठो और बहुत अच्छे से नोट्स बनाओ आप। क्लियर? बहुत अच्छा वाला पढ़ने वाले हैं आज अपन। ओके, तो नाउ नेक्स्ट जो वी स्टार्ट oogenesis। अपन आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है? oogenesis। oogenesis को अपन बोलते हैं अंड जनन। oogenesis को अपन क्या बोलेंगे? अंड जनन कहते हैं। अंड जनन का मतलब क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ ओवा, या फिर बोल सकते हैं अपन फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। ठीक है, मादा युग्मक या अंडे का निर्माण। मादा युग्मक या अंडे के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? oogenesis कहलाती है। संपन्न कहाँ होती है ये संपन्न होगी आपके कॉर्टेक्स के अंदर, ओवरी के कॉर्टेक्स के अंदर। ठीक है, कहाँ पे संपन्न होती है यह प्रक्रिया? अंडाशय के कॉर्टेक्स भाग में होती है, वल्कुट भाग में होती है। ठीक है, कहां पे संपन्न होगी? वल्कुट भाग में संपन्न होगी। ठीक है, अब इसको बहुत अच्छे से देखते हैं अपन कि क्या क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ऊगोनिया। ठीक है, जैसे कि अपन ने वहां पे बात करी थी मेल गैमेट्स के अंदर स्पर्मेटोगोनिया, वैसे यहां पर क्या उपस्थित होते हैं? ऊगोनिया। ऊगोनिया को बोलते हैं अपन गैमीट मदर सेल्स। क्या बोलेंगे? गैमीट मदर सेल, जो क्या बनाती है? गैमीट्स बनाती है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है? ऊगोनिया। ओके, ऊगोनिया। क्लियर? ऊगोनिया जो है वो कौन से स्ट्रक्चर है? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है ऊगोनिया। ठीक है, इसको अपन क्या क्या बोलते हैं? ऊगोनिया को, ऊगोनिया को बोलते हैं अपन गैमीट मदर सेल, यानी युग्मक जनक कोशिका। युग्मक जनक कोशिका। ठीक है, जो किसका निर्माण करेगी? युग्मक का निर्माण करेगी। क्लियर? और इनका निर्माण कब हो जाता है? जब फीमेल की जो एम्ब्रियो है, फीमेल के अंदर जो एम्ब्रियो है वो 7th वीक का हो जाए। कौन से वीक का हो जाए? सॉरी, 7th मंथ का हो जाए। ठीक है, तो 7 मंथ के बाद ऊगोनिया ऐड नहीं होते हैं। ठीक है, ऊगोनिया का निर्माण कब शुरू हो जाता है? 7th मंथ ऑफ एम्ब्रियो में। ठीक है, यानी आप बोल सकते हो यहां पर 25th वीक या 7th मंथ के
फीटस में ऊगोनिया बनने लग जाते हैं। ठीक है, यानी ऊगोनिया का निर्माण, जैसे अपन ने बात करी मेल में, तो मेल में स्पर्मेटोगोनिया जो बनते हैं, ठीक है, वो बनते हैं कब? जब मिच्योर हो जाते हैं अपन, ठीक है, जब मेल मिच्योर हो जाते हैं। लेकिन फीमेल के अंदर जब 25th वीक का एम्ब्रियो जो होता है या फीटस जो होता है, ठीक है, किसके अंदर? फीमेल के अंदर। फीमेल के अंदर क्या है? प्रेग्नेंट है फीमेल, और प्रेगनेंसी के अंदर अगर लड़की है अंदर, तो उस लड़की के जो ओवरी है उसमें उगोनियों का बनना क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। जब वो लड़की कौन से महीने की हो? 7वें महीने की हो, इन द यूट्रस, गर्भाशय के अंदर ही, ठीक है, अभी तक उसका बर्थ नहीं हुआ है, ठीक है, गर्भाशय में ही उसका निर्माण होने लग जाता है उगोनिया का। यानी उगोनिया का निर्माण जन्म लेने के बाद नहीं होगा, यह ध्यान रखना। उगोनिया का निर्माण जन्म लेने से पहले ही हो जाएगा। कौन से महीने के अंदर? 7वें महीने के अंदर। इट्स दैट क्लियर? ओके। अब उगोनिया के अंदर होती है ग्रोथ, ठीक है, उगोनिया के अंदर क्या होगी? ग्रोथ होगी, ठीक है, और उगोनिया ग्रोथ करके बना लेंगे प्राइमरी oocyte, यानी प्राथमिक oocyte। ये ग्रोथ करेगी और क्या बनाएंगे? प्राथमिक oocyte। प्राथमिक oocyte, और प्राथमिक oocyte भी कैसा होगा? 2n होगा। कौन सा होगा? 2n, ठीक है। अब इस प्राथमिक oocyte के अंदर क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट, यानी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा। लेकिन अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अब तक जो क्रिया चल रही है वो मादा के गर्भाशय में चल रही है, ठीक है, मादा के गर्भाशय में क्या है? फीमेल चाइल्ड है, और उस फीमेल चाइल्ड के अंदर ये क्रियाएं चल रही है। ऊगोनिया बना 7th मंथ के अंदर, ठीक है, प्राथमिक oocyte बना। अब प्राथमिक oocyte में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, और ये अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जो है वो प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटिन अवस्था में रुक जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? यह विभाजन प्रोफेज फर्स्ट की, यह विभाजन प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन अवस्था में रुक जाता है। प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन अवस्था के अंदर क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, ठीक है। अब ये आगे विभाजित नहीं होगा। यहां पे क्या हो गई? प्राथमिक oocyte अरेस्ट हो गया। क्या हो गया? अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब होता है रुक जाना, इसके अंदर डिवीजन रुक जाएगा, ठीक है। तो ये है प्राथमिक oocyte, और ये प्राथमिक oocyte जो है वो कैसा है? अरेस्टेड है। ये 2n है और ये है अरेस्टेड। अरेस्टेड का मतलब है कि ये आगे डिवीजन नहीं कर रहा है, ये रुका हुआ है अभी, ठीक है। कहां पर रुका हुआ है? प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन अवस्था के अंदर ये रुका हुआ है। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद फीमेल जो चाइल्ड है उसका जन्म हो जाएगा, ठीक है। फीमेल चाइल्ड का क्या हो जाएगा? बर्थ हो जाएगा, जन्म हो जाएगा, ठीक है। बर्थ होने के बाद फीमेल जो चाइल्ड है वो कैसी हो जाएगी? चाइल्डहुड में पहुंच जाएगी। चाइल्डहुड का मतलब हो गया कि वो अपना बचपन बिता रही है, अपना किशोर अवस्था बिता रही है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगी? प्यूबर्टी, यानी फीमेल चाइल्ड जो है पूरी तरीके से क्या हो जाएगी? परिपक्व हो जाएगी, और उस टाइम कुछ हार्मोन रिलीज होंगे। उस टाइम क्या होंगे? कुछ हार्मोन रिलीज होंगे। कौन कौन से हार्मोन रिलीज होंगे? GnRH, LH और FSH।
कौन कौन से हार्मोन रिलीज है? GnRH, LH और FSH। GnRH की फुल फॉर्म अगर अपन लिखें, GnRH जिसको अपन बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अगर अपन फुल फॉर्म लिखें LH की तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अगर अपन फुल फॉर्म लिखें FSH की तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ओके, तो यहां पर क्या हुआ? उगोनिया बना कहां पर? 7th मंथ ऑफ फीटस के अंदर ही बन गया, यानी अभी तक फीमेल चाइल्ड का बर्थ नहीं हुआ है। उसके बाद में इसमें ग्रोथ हुई प्राथमिक ओसाइट में अर्धसूत्री विभाजन, और इसके अंदर प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन अवस्था में आकर ये रुक गया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद होगा उस बच्ची का जन्म हुआ, बच्ची ने अपनी किशोरावस्था कंप्लीट करी और बच्ची हो गई परिपक्व, यानी उसकी प्यूबर्टी अवस्था आ गई। यानी यहाँ पर जो फीमेल जो चाइल्ड है, यानी जो बच्ची है, वो क्या हो जाती है? परिपक्व हो जाती है। और वहां पर हार्मोन रिलीज होते हैं, कौन कौन से? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन विच आर LH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और FSH। अब इसके अंदर होगा मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट। जैसे ही प्यूबर्टी आ जाएगी, यानी जैसे ही फीमेल चाइल्ड यानी जो बच्ची है वो परिपक्व हो जाएगी, तब ये अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अभी तो ये रुका हुआ है। उसके बाद यानी कब? यानी जब बच्ची 12 से 13 साल की हो जाती है, जब बच्ची 12 से 13 साल की हो जाती है, तब क्या होगा? ये जो प्राथमिक ओसाइट के अंदर जो चला था अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, वो हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो यहां पर इधर बना रहा हूं बच्चों में, ये प्राथमिक ओसाइट था अरेस्टेड वाला, ठीक है, और यहां पर बन जाएगा अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा कंप्लीट। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, ठीक है। जिसकी वजह से 2 कोशिकाएं बनी, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन क्या है? रिडक्शनल डिवीजन है। 2 कोशिकाएं यहां पर बनेगी, और पहली जो कोशिका है वो तो है सेकेंडरी ओसाइट यानी द्वितीयक ओसाइट। द्वितीयक ओसाइट। अब ये द्वितीयक ओसाइट कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा? ये पे कैसा था? डिप्लॉइड। और ये कैसा हो जाएगा? हैप्लॉइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा हैप्लॉइड, और यहां पर बनेगी पोलर बॉडी, ध्रुवीय काय, प्राथमिक ध्रुवीय काय। और यहां पर जो डिवीजन होगा बच्चों, वो कैसा होगा? अनइक्वल डिवीजन होता है, अनइक्वल होता है, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के अंदर कौन सा डिवीजन होगा? अनइक्वल होगा, यानी द्वितीयक ओसाइट तो बनेगा बड़ा और प्राथमिक ध्रुवीय काय बनेगा छोटा। और ये प्राथमिक ध्रुवीय काय जो है वो भी कैसा होगा? हैप्लॉइड इन नेचर होगा, लेकिन इसका साइज होगा छोटा, ठीक है, और द्वितीयक ओसाइट का साइज होगा बड़ा। इसलिए कैसा है? अनइक्वल डिवीजन है। कौन सा है? अनइक्वल डिवीजन है, ठीक है। अब ये जो प्राथमिक ध्रुवीय काय है, इसके अंदर इतना साइटोप्लाज्म नहीं होता है कि ये आगे डिवाइडेशन में भाग ले, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? डीजनरेट हो जाता है। अभी तक इसका फंक्शन पता नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा? डीजनरेट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर साइटोप्लाज्म की मात्रा क्या हो जाती है? बहुत कम, तो वह आगे डिवाइड नहीं होता है। अब अपन बात कर रहे हैं द्वितीयक oocyte की, ठीक है। द्वितीयक oocyte के अंदर मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। द्वितीयक oocyte में क्या होगा? मियोसिस सेकंड, यानी अर्धसूत्री विभाजन सेकंड,
अर्धसूत्री विभाजन सेकंड स्टार्ट होगा, ठीक है। और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जो है वो भी स्टॉप हो जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। कौन सी अवस्था में? मेटाफेज अवस्था के अंदर, ठीक है। तो यहां पर अपन वापस बना रहे हैं द्वितीयक oocyte। द्वितीयक oocyte कैसा है साहब? हैप्लॉइड है, ठीक है। और यहां पर यह मेटाफेज सेकंड में रुक जाता है। ये क्या हो जाएगा? मेटाफेज सेकंड में रुक जाएगा, ठीक है। तो द्वितीयक oocyte भी रुक गया। क्लियर? अब इसी अवस्था के अंदर क्या होगा? ओव्यूलेशन। इसी अवस्था के अंदर क्या होगा? ओव्यूलेशन, यानी द्वितीयक oocyte अवस्था के अंदर ही क्या होगा? अंडोत्सर्ग होगा, ठीक है। अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन। द्वितीयक oocyte अवस्था के अंदर ही क्या हो गया? ओव्यूलेशन हो गया, अंडोत्सर्ग हो गया, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं इसको मैं। यहां पर क्या हुआ? ओव्यूलेशन। अंडोत्सर्ग, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये अंडोत्सर्ग क्या होता है, ठीक है। तो आपको बता देते हैं भाई। अपन ने बनाया था ये अंडाशय बनाया था ना, ठीक है। और ये बनाया था अपन ने फैलोपियन ट्यूब। क्लियर? ये तो था क्या? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। ये क्या था? एम्पूला। और ये क्या था? स्थमस। यहां पर बन रहा है क्या? एग। भाई ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है कॉर्टेक्स, और ये वाला पार्ट है मेडुला, और ये पूरा का पूरा क्या है? अंडाशय। क्लियर? तो यहां पर एग बन रहा है, देखो ये बना प्राथमिक, ये बना ऊगोनिया, ये बना प्राथमिक oocyte, और ये बना द्वितीयक oocyte, ठीक है। अब ये जो द्वितीयक oocyte है ये अंडाशय से निकलेगा और ये एब्डोमिनल कैविटी में आ गया। द्वितीयक oocyte का आ गया उदर गुहा में, और यहां से ये कहां जाएगा? फिम्बरी, ऑस्टियम छिद्र से होते हुए फिम्बरी, और ये चला गया एम्पुला वाले भाग में, ठीक है। तो अंडाशय से द्वितीयक oocyte का, अंडाशय से द्वितीयक oocyte का बाहर निकलना क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग कहलाता है। कौन सी अवस्था में बाहर निकला है? द्वितीयक oocyte अवस्था में बाहर निकला है। इट्स दैट क्लियर नाउ? ओके। तो यहां पर हो गया अंडोत्सर्ग, ठीक है। अब यहां पर अंडा जो है कहां पहुंच गया है? एम्पुला वाले भाग में पहुंच गया है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि एम्पुला वाला भाग क्या है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। एम्पुला क्या है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी जहां पर निषेचन होगा। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहां पर निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है? संपन्न होती है, ठीक है। अब यहां पर दो केस आ जाते हैं। यहां पर क्या हो जाते हैं? दो केस आ जाते हैं। एक तो होता है फर्टिलाइजेशन और एक होता है नो फर्टिलाइजेशन। एक तो कंडीशन हो जाएगी क्या? फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होगा, और एक कंडीशन हो जाएगी नो फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन नहीं होगा, ठीक है। यहां पर एम्पुला के अंदर एग आ गया। अब ये किसका वेट करेगा? स्पर्म का। अगर स्पर्म आ जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और अगर स्पर्म नहीं आता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर दो केस हो गए। अगर यहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये आगे जाके जो अंडा है वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब कंप्लीट होती है अपने अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। यहां पर अर्धसूत्री विभाजन
सेकंड क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से वापस से दो कोशिकाएं बनती है, ये वाली बनती है द्वितीयक ध्रुवीय काय, यानी सेकंड पोलर बॉडी, द्वितीयक ध्रुवीय काय, और यहां पर बनता है अंडा यानी ओवा, ठीक है, या फिर अपन इसको ऊटिड भी कह सकते हैं। और ये कैसा होता है, हैप्लॉइड इन नेचर होता है। कैसा होगा, हैप्लॉइड इन नेचर होगा, और इससे बन जाएगा क्या, जाइगोट। ये भी कैसा होगा, अब जाइगोट है तो जाइगोट कैसा होगा, 2n होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट कैसा हो जाएगा, 2n, ठीक है। अंडा, अंडा बन रहा है ना यहाँ पे, इसका मतलब है स्पर्म पहुंच चुका है अंदर। स्पर्म कहाँ पहुंच चुका है, अंडे के अंदर। देखो इस अवस्था में और इस अवस्था में दोनों में डिफरेंस बताते हैं आपको, ठीक है। देखो ये फर्टिलाइजेशन हुआ है, फर्टिलाइजेशन का मतलब हो गया कि यहाँ ये एग है, ये कंप्लीट एग है, तो स्पर्म यहाँ पहुंच चुका है, ये स्पर्म का न्यूक्लियस हो गया और ये एग का न्यूक्लियस हो गया। अभी तक फ्यूजन नहीं हुआ है, इसलिए कैसा है, एन, इसको अपन बोलते हैं ऊटेड, ठीक है। और जैसे ही इन दोनों का फ्यूजन हो जाएगा तो ये बन जाएगा जाइगोट, जिसको अपन बोलेंगे 2n। इट्स दैट क्लियर नाउ, समझ में आ गया, ठीक है। वापस से इसको देख लेते हैं एक बारी। एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि द्वितीयक oocyte का निर्माण कब होता है, सॉरी द्वितीयक ध्रुवीय काय का निर्माण कब होता है, तो आप बताएंगे कि द्वितीयक ध्रुवीय काय का निर्माण निषेचन के बाद होगा। क्या होगा, निषेचन के बाद होगा। इट्स दैट क्लियर। तो अब वापस से देखो आप इस पूरी संरचना को कि मादा युग्मक और अंडे का निर्माण की जो क्रिया है वो कहलाती है oogenesis। यह प्रक्रिया अंडाशय के वल्कुट भाग में संपन्न होती है। तो सबसे पहले वहां बनते हैं उगोनिया। उगोनिया कब बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जब जो बच्ची होती है, यानी गर्भ के अंदर जो बच्ची होती है, जब वो 7वें महीने की होती है, या फिर आप बोल सकते हो 25th वीक की होती है, तब उगोनिया बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उगोनिया के अंदर होती है ग्रोथ, ग्रोथ से बनते हैं प्राथमिक oocyte। प्राथमिक oocyte में होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, लेकिन ये कंप्लीट नहीं होता है, ये डिप्लोटिन अवस्था में आके रुक जाता है, अरेस्ट हो जाता है। तो प्राथमिक oocyte अरेस्ट हो गया। अब बच्ची अभी तक भी कहाँ है, गर्भ के अंदर है। अब बच्ची का होगा बर्थ, यानी बच्ची हो गई पैदा। उसके बाद बच्ची का जो है किशोर अवस्था चल रही है। फिर बच्ची किस में चली गई, परिपक्व जनन अवस्था के अंदर आ चुकी है, यानी वो परिपक्व हो चुकी है। उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी रजस्राव चक्र स्टार्ट हो चुका है। और फिर वहां से हार्मोन रिलीज होंगे, GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। उस बाद हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट, जो कैसा होता है, अनइक्वल होता है। छोटी साइज में बनेगा प्राथमिक ध्रुवीय काय और बड़ी साइज में बनेगा द्वितीयक oocyte। द्वितीयक oocyte के अंदर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से बनेगा, जो किस में रुक जाएगा, मेटाफेज सेकंड में रुक जाएगा। द्वितीयक oocyte अवस्था के अंदर ही क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन, यानी द्वितीयक oocyte अवस्था में ही अंडा जो होता है वो अंडाशय से बाहर निकलकर अंडाशय से बाहर निकल जाएगा, एब्डोमिनल कैविटी यानी उदर गुहा में आएगा, उदर गुहा से चला जाएगा इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम से आ जाएगा एम्पुला, और एम्पुला में जाके वो किसका वेट करेगा, स्पर्म का वेट करेगा, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन स्पर्म नहीं आता है तो अंडा डीजनरेट हो जाएगा, और अगर स्पर्म आ जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से बनता है द्वितीयक ध्रुवीय काय और बंडा। अंडा कैसा होगा, एन, और उसके बाद में बन जाएगा जाइगोट, जो कैसा होगा 2n। दिस इज द प्रोसेस ऑफ oogenesis। इट्स दैट क्लियर बच्चों, इसको उतारो फटाफट से। समझ में आ गया आप लोगों को?
तो एक क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, ठीक है। तो आपको पोलर जो बॉडीज बन रही है, यानी द्वितीयक ध्रुवीय काय जो बन रहा है, ठीक है, प्राथमिक ध्रुवीय काय, द्वितीयक ध्रुवीय काय, दोनों को मिला के बोलते हैं अपन पोलर बॉडी इंग्लिश में। तो आपको बताना है कि कितनी ध्रुवीय काय बनेगी, कितनी ध्रुवीय काय बनेगी जब, ठीक है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट ऑफ द पोलर बॉडी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पोलर बॉडी इफ फीमेल हैड 16 ईयर्स, फीमेल कौन से साल की है, 16 साल की है, ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ एंड 1 चाइल्ड। देखो फीमेल का जो जनन काल है वो 16 साल है ना, जो मादा है उसका जनन काल हो गया 16 साल का, ठीक है। मादा का जो जनन काल है वो कितना है, 16 साल का है। और मादा के एक बच्चा भी है, मादा के क्या है, एक बच्चा भी है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितनी ध्रुवीय काय का निर्माण होगा, कितने ध्रुवीय काय का निर्माण होगा, ये बताना है आपको, ठीक है। 16 साल का तो उसका जनन काल है, ठीक है, और एक बच्चा उसके हो चुका है ऑलरेडी, और कितने ध्रुवीय काय का यहाँ पर निर्माण होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। बताओ फटाफट से कितना आंसर आएगा इसका। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ, ऑप्शन है 177, 178, ऑप्शन ए 177, ऑप्शन बी 178, ऑप्शन सी 192 और ऑप्शन डी 300, ठीक है। इसका आंसर दो कि मादा जनन काल है 16 साल का, उस मादा के एक बच्चा है, और कितने ध्रुवीय काय का निर्माण होगा। तो देखो इसके अंदर, इसको सॉल्व करते हैं अब, ठीक है। देखो ये पूरी जो चक्र है ये हर महीने चलता है, पूरा जो चक्र है वो हर महीने चलेगा यहाँ पर, ठीक है। और हर महीने क्या बनेगा, प्राथमिक ध्रुवीय काय बनेगा, हर महीने क्या बनेगा, प्राथमिक ध्रुवीय काय बनेगा। 16 साल का उसका जनन काल है, ठीक है, और हर साल में कितने महीने होते हैं, 12, ठीक है। 16 × 12 कर देंगे अपन, क्योंकि हर बार क्या बनता है, ये साइकिल चलती है, हर बार साइकिल चलेगी, तो हर बार प्राथमिक ध्रुवीय काय बनेगा, ठीक है। तो 16 × 12 कर देंगे तो आ जाएगा 192, ठीक है, 192 बना। ओके, अब क्या हुआ कि मैंने आपको बोला एक बच्चा भी है, तो 9 महीने तक ये साइकिल नहीं चलेगी, पहली बात। तो 192 - 9, टोटल महीने कितने हो गए, 192 महीने हो गए 16 सालों में। 16 साल के अंदर महीने कितने हो गए, 192, ठीक है। 9 महीने तक क्या बोलते हैं, ये वाली साइकिल नहीं चलेगी ना, क्योंकि बच्चा हो गया है, तो बच्चा हो गया तो 9 महीने तक तो नहीं चलेगी, ठीक है। साथ में क्या होगा कि डिलीवरी होने के बाद, यानी 9 महीने के बाद जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसके 6 महीने तक लैक्टेशन पीरियड रहता है, तब तक भी ये साइकिल नहीं चलती है। तो इसके अंदर अपन -6 और कर लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 177, ठीक है। तो 177 बार तो क्या बनी, प्राथमिक ध्रुवीय काय, ठीक है। लेकिन जब बच्चा हुआ था तब फर्टिलाइजेशन भी तो हुआ था, और फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या बना था, द्वितीयक ध्रुवीय काय। तो एक बच्चा हुआ है तो एक ही ध्रुवीय काय बनेगा, तो इसमें +1 कर देंगे, तो 178 आंसर। इट्स दैट क्लियर, ठीक है। तो यहां पर 16 साल का जनन काल है, तो 16 × 12 कर देंगे तो 192 महीने। 9 महीने तक ये साइकिल नहीं चलेगी, क्योंकि एक बच्चा हो चुका है उसके। अगर 2 बच्चे हैं तो आप 18 महीने माइनस कर देंगे उसमें से, ठीक है। और अगर 2 बच्चे होंगे तो 2 ही ध्रुवीय काय भी बनेगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो 192 - 9, और लैक्टेशन पीरियड 6 महीने का ही रहता है, तो वहां पर आप 6 महीने और 6 महीने यानी 12 महीने और घटाओगे। हर बच्चे के बाद 6 महीने का लैक्टेशन पीरियड होता है, वहां पर ये साइकिल नहीं चलती है अप्रॉक्स। तो 177 + 1 = 178 इसका आंसर हो गया। इट्स दैट क्लियर, समझ में आ गया यहां तक, ठीक है। अब जो है
एक और कॉन्सेप्ट है यहां पर oogenesis के अलावा। देखो ये अंडाशय है ना, और ये अंडाशय का कॉर्टेक्स वाला भाग है ना, ये वाला कॉर्टेक्स है, ये वाला मेडुला है, और यहां पे बन रहा है प्राथमिक oocyte, ठीक है, ये उगोनिया, ये प्राथमिक oocyte, ये द्वितीयक oocyte। अब द्वितीयक oocyte के बाद ये तो बाहर चला गया, फिर बाद में बचेगा आपके कौन कौन सी संरचनाएं, वो अपन पढ़ेंगे। तो इसके मतलब जो अंडा होता है, अंडे के साथ साथ यहाँ पर कुछ और सहायक कोशिकाएं भी होती है, ठीक है, या सपोर्टिंग सेल्स भी होती है, तो उनको बोलते हैं अपन पुटिकाएं, ठीक है, तो वो अपन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लीजिए फॉलिकुलोजेनेसिस। वो भी कहां पे संपन्न हो रही है? कॉर्टेक्स में। ये जब क्रियाएं चलती है तो वो भी साथ साथ चलती है, ठीक है, तो मिटा दें इसको। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं अपन फॉलिकुलोजेनेसिस। बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम बनाना है अब आपको यहाँ पे। फॉलिकुलोजेनेसिस का मतलब हो गया पूटक निर्माण। फॉलिकुलोजेनेसिस का मतलब हो गया पूटक निर्माण। अब ये पूटक क्या होते हैं भाई? ठीक है, पूटक को अपन बोलते हैं फॉलिकल, ठीक है। तो ये पूटक क्या होते हैं? पूटक होते हैं ओवा प्लस सपोर्टिंग सेल, ठीक है। ये तो हो गया आपका ओवा यानी अंडा, ठीक है। ये क्या हो गया? अंडा। और इस अंडे के चारों तरफ जो सेल्स होती है, सहायक कोशिकाएं जिसको अपन बोल सकते हैं, तो ये तो क्या हो गया? अंडा, ठीक है। और ये वाली जो कोशिकाएं हो गई, ये हो गई सहायक कोशिका। कौन सी कोशिका? सहायक कोशिका। तो इन दोनों को मिला के अपन बोलेंगे पूटक यानी फॉलिकल। इस दोनों को मिला के अपन क्या बोलेंगे? फॉलिकल। तो ये अंदर अंडे की क्रिया चलती रहती है यानी oogenesis चलता रहता है, और बाहर सहायक कोशिकाएं अपना निर्माण करती रहती है जिसको अपन बोलते हैं फॉलिकुलर जेनेसिस। समझ में आ गया? तो अपन सबसे पहले जो बनाने वाले हैं वो है प्राइमरी फॉलिकल यानी प्राथमिक पूटक। तो यहां पर सबसे पहले नंबर डाल दीजिए आप, प्राथमिक पूटक यानी प्राइमरी फॉलिकल। यहां पे क्या बनाएंगे? प्राथमिक पूटक बनाएंगे यानी प्राइमरी फॉलिकल। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये देखो, ये है अंडा, ठीक है, और ये है प्राइमरी oocyte, प्राथमिक oocyte है ये, इसको बोलेंगे अपन प्राइमरी यानी प्राथमिक, ठीक है। और ये क्या है? oocyte, ठीक है। प्राथमिक oocyte जो है वो अरेस्ट रहता है, ध्यान रखना। अभी अपन ने क्या पढ़ा था कि प्राथमिक oocyte अरेस्ट हो जाता है। कहां अरेस्ट हो जाता है? कौन से स्टेज में अरेस्ट हो जाता है? मियोसिस फर्स्ट की डिप्लोटीन अवस्था के अंदर, प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन अवस्था के अंदर ये क्या हो जाता है? अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। और इसके चारों तरफ कोशिकाएं होती है, ये वाली, देख रहे हो, ठीक है। ये कोशिकाएं, ये तो प्राथमिक oocyte हो गया, और ये कोशिकाएं कहलाएगी ग्रेनुलोसा कोशिका। ये कौन सी कोशिका कहलाएगी? ग्रेनुलोसा कोशिका। यहां तक समझ में आ गया? ग्रेनुलोसा कोशिका की लेयर कितनी है? सिंगल लेयर है। अब इसके बारे में अपन लिख देते हैं कि यहां पर क्या होता है, ग्रेनुलोसा कोशिका की एक परत होती है, ठीक है।
साथ में अपन लिख देंगे कि ये जो प्राइमरी oocyte होता है ये क्या होता है, अरेस्टेड होता है। कहां पर, प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन में। ठीक है, तो अपन यहां पे लिख सकते हैं यह अवस्था प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन में अरेस्टेड होती है, नहीं रुकी हुई रहती है, रुक जाती है। क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, अब क्या होगा, बेबी का बर्थ होगा, ठीक है, बेबी का चाइल्डहुड होगा, ठीक है, और हार्मोन रिलीज होंगे। भाई कौन से हार्मोन रिलीज होंगे, अपने लिखवाए थे, GnRH, FSH और LH, और इससे बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल। इससे क्या बनेगा, द्वितीयक पूटक, जिसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। अब देखो सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कैसा होगा, ये देखो, ये तो हो गया आपका प्राथमिक oocyte। यहां पे क्या है, प्राथमिक oocyte। ठीक है, और प्राथमिक oocyte के बाहर क्या था, प्राथमिक oocyte के बाद ग्रेनुलोसा सेल थी ना, तो ये हो गई ग्रेनुलोसा सेल। पहले थी ग्रेनुलोसा सेल की एक परत, अब यहां पर बहुत सारी परत हो जाएगी ग्रेनुलोसा की। क्या हो जाएगी, ग्रेनुलोसा की बहुत परत हो जाएगी, और यहां पर एक परत का निर्माण और होगा, और उस परत का नाम है थीका। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, प्राथमिक oocyte। ये वाली क्या हो गई, ग्रेनुलोसा कोशिका। ठीक है, और ये क्या हो गई, थीका। क्या हो गई, ये थीका। तो एक परत का और निर्माण हो गया। तो यहां पर क्या होता है, ग्रेनुलोसा सेल बहुपर्तीय हो जाती है। इस अवस्था में क्या है, ग्रेनुलोसा कोशिका बहुपर्तीय है, और दूसरा थीका का निर्माण हो जाता है। थीका का निर्माण हो जाता है। अब जैसे ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा तो किसका निर्माण हो जाएगा, द्वितीयक oocyte का निर्माण हो जाएगा। तो तीसरी जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है तृतीयक पूटक, यानी टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, तो अब देखो यहां पर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, और जैसे ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा तब बनेगा क्या, सेकेंडरी oocyte। तब क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte। तो ये बन गया आपका सेकेंडरी oocyte। ठीक है, क्या बन गया, सेकेंडरी oocyte बन गया। सेकेंडरी oocyte, इसके चारों तरफ क्या थी, ग्रेनुलोसा सेल थी। क्या थी इसके चारों तरफ, ग्रेनुलोसा सेल। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये बन गई ग्रेनुलोसा सेल। इस तरीके से। ठीक है, और जो ये थीका है ये भी क्या हो जाएगी, विभेदित हो जाएगी। थीका भी क्या हो जाएगी, विभेदित हो जाएगी।
ये थीका भी क्या हो गई, विभेदित हो गई। ठीक है, तो ये जो बाहर वाली थीका है इसको अपन बोलेंगे थीका एक्सटर्ना। बाहर वाली को क्या बोलेंगे अपन, थीका एक्सटर्ना। और ये वाली है थीका इंटरना। ठीक है, थीका क्या हो चुकी है, डिफरेंशिएट हो चुकी है, तो ये बाहर वाली कहलाएगी थीका एक्सटर्ना और ये कहलाएगी थीका इंटरना। ठीक है, ये वाला जो परत है, ये वाला, ये कौन सी है, ग्रेनुलोसा कोशिका, ग्रेनुलोसा कोशिका। और ये जो अंदर वाली है इसको अपन बोलेंगे कोरोना रेडिएटा। ये क्या हो जाएगी, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, अब यहां पर जो ये आपको क्रीसेंट शेप का यानी अर्धचंद्राकार, ये जो आपको क्या दिख रहा है, यहां पर कैविटी दिखाई दे रही है, गुहा दिखाई दे रही है, अर्धचंद्राकार गुहा, इसको अपन बोलेंगे एंट्रम। क्या बोलते हैं इसको, एंट्रम बोलते हैं। और इस एंट्रम के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है, तो ये कहलाती है टर्शरी फॉलिकल यानी तृतीयक पूटक अवस्था। ठीक है, इसके अंदर देखो क्या क्या है, थीका एक्सटर्ना। यहां पर क्या हो गया है, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले तो मियोसिस फर्स्ट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। दूसरी चीज, थीका यहां पर विभेदित हो गई है और उसने क्या बना लिया है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। ठीक है, साथ में यहां पर किसका निर्माण हुआ है, कोरोना रेडिएटा का। किसका निर्माण हुआ है यहां पर, कोरोना रेडिएटा का। ठीक है, और ये जो संरचना ये जुड़ी हुई इसको बोलते हैं क्यूमुलस ऊफेरस। क्यूमुलस ऊफेरस। क्लियर, तो ये हो गया टर्शरी फॉलिकल। देखो ये चल रहा है प्रोसीजर किसके साथ साथ में, एग oogenesis की प्रक्रिया भी चल रही है, साथ में फॉलिकुलर जेनेसिस की प्रक्रिया भी चल रही है। तो एग बन रहा है, उगोनिया, प्राथमिक ऊसाइट, द्वितीयक ऊसाइट। ठीक है, और यहां पर क्या चल रहा है, प्राथमिक ऊसाइट के चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल। ठीक है, सॉरी, हाँ, प्राथमिक ऊसाइट के साथ ग्रेनुलोसा सेल जिसको बोलेंगे अपन प्राथमिक पूटक। फिर प्राथमिक ऊसाइट के साथ में ग्रेनुलोसा सेल और थीका जिसको अपन बोलेंगे द्वितीयक फॉलिकल। फिर प्राथमिक ऊसाइट के चारों तरफ कोरोना रेडिएटा, फिर एक गुहा है जिसका नाम है एंट्रम, फिर उसका नाम, उसके बाद एक संरचना है ग्रेनुलोसा सेल और उसके बाद थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। तो ये हो गई तृतीयक पूटक। अब अपन बनाएंगे ग्रेफियन फॉलिकल। क्या बनाएंगे, ग्रेफियन फॉलिकल, जो सबसे मिच्योर फॉलिकल होती है। ठीक है, वो अपन बनाते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। इट्स दैट क्लियर। तो देखो इसको मिटा दे, अब यहां पर इसको बना लो फटाफट से, इसको मिटा रहे हैं अपन। ठीक है, अब देखो तृतीयक पूटक है, तो तृतीयक पूटक के बाद अपना जो लास्ट बनेगा वो बनेगा ग्रेफियन पूटक। क्या बनेगा, ग्रेफियन पूटक। और ग्रेफियन पूटक वाली जो अवस्था है वो फुली मिच्योर फॉलिकल सेल है, यानी सबसे ज्यादा परिपक्व पूटक अवस्था है। तो सबसे पहले उसके अंदर क्या बनेगा, द्वितीयक ऊसाइट। ये देखो ये क्या बना है, सेकेंडरी ऊसाइट। क्या बना है, सेकेंडरी ऊसाइट। ठीक है, इसके चारों तरफ एक लेयर का निर्माण होगा, उस लेयर का नाम होगा जोना पेल्यूसिडा। इसके चारों तरफ एक लेयर बनी है, इस लेयर को अपन बोलेंगे जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, उसके बाद होगा कोरोना रेडिएटा। तो ये वाली जो सेल है वो कौन सी है, कोरोना रेडिएटा।
ठीक है, यह है क्यूमुलस ऊफेरस और ये वाली है ग्रैनुलोसा। ये क्या हो गई? ग्रैनुलोसा। ठीक है, इसके बीच में ये जो गुहा है इसको बोला अपन ने एंट्रम। ठीक है, इसको भर भी सकते हो आप। ये जो गुहा है ये कौन सी है? एंट्रम। ओके, और फिर अपन बना रहे हैं बाहर वाली परत। ये है थीका इंटरना और ये है थीका एक्सटर्ना। ओके, तो अपन इसको अगर लेबल करें तो ये क्या है? थीका एक्सटर्ना, ये है थीका इंटरना, ये है ग्रैनुलोसा, ये है एंट्रम, ये है कोरोना रेडिएटा, ये वाली है जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा, और ये है उलेमा, इसको बोलते हैं अपन उलेमा। ठीक है, और ये बीच में क्या है? सेकेंडरी oocyte। इज दैट क्लियर? तो ये है आपका पूरा ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन पुटक, जो सबसे मिच्योर सेल होती है। ठीक है, क्या होती है? सबसे मिच्योर सेल होती है। समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत है? ठीक है, अब क्या करना है अपन को? ये कंप्लीट हो गया ग्राफियन फॉलिकल। अब अपन को ओव्यूलेशन करना है, यानी अंडोत्सर्ग करना है। मैंने आपको बताया था कि अंडोत्सर्ग कौन सी अवस्था में होता है? द्वितीयक oocyte अवस्था के अंदर होता है। तो अंडोत्सर्ग कौन सी अवस्था में हो जाएगा? द्वितीयक oocyte अवस्था के अंदर हो जाएगा। तो देखो क्या क्या होगा उसके अंदर, है ना। इसको मैं मिटा रहा हूं। अब अपन को क्या करना है? अंडोत्सर्ग करना है। ठीक है, तो देखो इस अवस्था के अंदर अपन को करना है अंडोत्सर्ग। तो अंडोत्सर्ग जब अपन करेंगे तब यहां पर ये कोशिका जो है क्या होगी? रप्चर हो जाएगी, यानी फट जाएगी। ठीक है, तो ये कोशिका क्या होगी? रप्चर होगी। रप्चर होने की वजह से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी oocyte कम्स आउट। और कहां चला जाएगा सेकेंडरी oocyte? फैलोपियन ट्यूब में। अब सेकेंडरी oocyte के साथ और कौन कौन सी लेयर पर उपस्थित होगी? सेकेंडरी oocyte के साथ उपस्थित होगी जोना उलेमा, उलेमा तो है ही खैर, जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडिएटा। ठीक है, सेकेंडरी oocyte के साथ क्या क्या होगी? जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडिएटा। तो अगर अपन देखो ये थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना ये रप्चर हो जाएगी यहां से। साथ में ये जो कोरोना रेडिएटा है, ये सॉरी ग्रैनुलोसा है, ये भी क्या हो जाएगी? रप्चर हो जाएगी। ये देखो इस तरीके से। ठीक है, ये सेल हो चुकी है रप्चर, और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये बाहर आ जाएगा। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बाहर आ जाएगा। क्या क्या है इसमें? सेकेंडरी oocyte है, कोरोना जोना पेल्यूसिडा है और कोरोना रेडिएटा है। ये सारा का सारा स्ट्रक्चर बाहर आ जाएगा अंडाशय से, और अंडाशय से निकलकर कहाँ चला जाएगा? अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब में, और वहां एम्पुला के अंदर जाके स्पर्म का वेट कर रहा होगा। एम्पुला में जाके किसका वेट कर रहा है? स्पर्म का। ठीक है, तो ये तो चला गया। क्लियर? अब
ये वाली संरचना बच रही है, इसको तो मैं हटा देता हूं। अब ये वाली संरचना बची, ठीक है, ये आपके एंट्रम का फ्लूइड हो गया, ये वाली बची है संरचना। तो जब रप्चर होता है, ये तो चला गया कहां पर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर चला गया, ठीक है, जोना पेलिसोइड और कोरोना रेडिएटा भी गया। अब जब रप्चर होता है तो ये बाकी बची हुई संरचना, भाई यहां पर क्या होगा, जब रप्चर होगा तो ब्लड वेसल्स रप्चर होगी या नहीं होगी, होगी ना, ब्लड वेसल्स भी क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, ठीक है। तो ये रप्चर होगा तब तीन चीजें बनेगी, ये देखो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज अपन क्या बोलेंगे कि ब्लड वेसल्स क्या होगी, यहां पे रप्चर हो जाएगी, ठीक है। रप्चर का मतलब होता है फट जाना, तो ब्लड वेसल क्या होगी, रप्चर, तो जिससे बनेगा कॉर्पस हीमोरेजिकम, कॉर्पस हीमोरेजिकम, ठीक है, जिसको जो कौन से कलर का होता है, रेड कलर का होता है। तो ये बाकी बचा हुआ जो भाग है, ये बाकी जो बचा हुआ भाग है, ये क्या कहलाता है, कॉर्पस हीमोरेजिकम कहलाता है, जो कौन से कलर का होता है, रेड कलर का होता है। रेड कलर का क्यों होता है, क्योंकि ब्लड वेसल रप्चर होती है जब ये बाहर निकलता है, ठीक है। अब ये कॉर्पस हीमोरेजिकम जो है एक येलो कलर के प्रोटीन के अंदर बदलेगा, ठीक है, ये किस में बदल जाएगा, येलो कलर प्रोटीन में बदल जाएगा, जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम, जिसका नाम क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम। समझ में आ गया। तो ये जो हीमोरेजिकम है ये किस में बदल जाएगा, येलो कलर के प्रोटीन में बदल जाएगा, जिसको बोलेंगे अपन कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो 4 प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है। तो मैंने आपको लिखाया था PERI, P फॉर प्रोजेस्टेरोन, E फॉर एस्ट्रोजन, R फॉर रिलैक्सिन और I फॉर इनहिबिन। ये सारी चीजें आपको लिखवाई हुई है पहले। तो कॉर्पस ल्यूटियम किसका निर्माण करेगा, प्रोजेस्टेरोन का, एस्ट्रोजन का, रिलैक्सिन का और इनहिबिन का, ठीक है। और अगर सेकेंडरी oocyte जो है एम्पुला में चला गया है, फैलोपियन ट्यूब में चला गया है, अब 2 कंडीशन है यहाँ पे, एक तो हो जाता है फर्टिलाइजेशन और एक हो जाता है नो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये कार्पस ल्यूटियम 9 महीने तक बनी हुई रहती है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम 9 महीने तक बना रहेगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और एक बनाएगा व्हाइट कलर का नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर। ये बनाएगा व्हाइट कलर का नॉन फंक्शनल, जिसका कोई भी कार्य नहीं होता, उसका नाम क्या है, कॉर्पस एल्बिकेंस। ये किसी भी हार्मोन का स्त्रावन नहीं करता है, नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है ये। समझ में आ गया, ठीक है। तो ग्रेफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा रप्चर करके, सेकेंडरी oocyte के साथ साथ जोना पेलिसोइड और कोरोना रेडिएटा भी होगा, और अंडाशय से वो अंडोसर हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया। अब ये जो बाकी बचा हुआ भाग है, ठीक है, थीका एक्सटर्ना है, थीका इंटरना है, ग्रेनुलोसा सेल है, एंट्रम है, ठीक है, ये सारा का सारा जो भाग है, ठीक है, ये कहलाएगा कॉर्पस हीमोरेजिकम। तो ब्लड वेसल के रप्चर होने की वजह से ये हो जाएगा रेड कलर का, ठीक है। फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में, जो येलो कलर का प्रोटीन है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम 4 प्रकार के हार्मोन स्रावित करेगा, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और इनहिबिन। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम 9 महीने तक बना रहेगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम किस में बदल जाएगा, कॉर्पस एल्बिकेंस के अंदर बदल जाएगा, ठीक है। तो ये है आपके कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम को अपन टेम्परेरी ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। ये है टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, 14 दिन तक रहती है ये फीमेल बॉडी के अंदर। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो 9 महीने तक, और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो 14 दिन तक रहती है, इसलिए इसको अपन टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, यानी
अस्थायी रूप से एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करेगी ये। समझ में आ गया? तो ये है आपका कंप्लीट फॉलिकुलोजेनेसिस। ठीक है, कल जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ठीक है, रजस्राव चक्र अपन पढ़ेंगे, उसके बाद अपन पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद अपन पढ़ेंगे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अभी बहुत बाकी है चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, कल एक और नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, और उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आपको कंप्लीटली मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में किस तरीके से कौन सा हार्मोन कैसे काम करता है। ओके, थैंक यू सो मच। अगर कोई समझ में नहीं आया है तो आप नरुका जी जो सर हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, कि हमको ये समझ में नहीं आया है, या उनको आप मैसेज करके भी बता सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है आपकी प्रॉब्लम्स को नेक्स्ट क्लास के अंदर ले लेंगे। इज दैट क्लियर? थैंक यू सो मच, बाय।